नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी आपको काम में आएंगे। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेना। सुपर फास्ट स्पीड में ये वीडियो होगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ये पूरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दें, दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे 3 वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पर। दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे। याद रखना और पूरे वीडियो देखते चलना, आपकी जीके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो कथन दिए गए हैं कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है, बिल्कुल सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। वे ब्रह्म समाज के नहीं, वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में गलत वाक्य है। निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है। तो किताब उल हिंद ये जो पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी है अल बरूनी ने। ऑप्शन नंबर बी में अल बरूनी लिखा है। किताब उल हिंद की जो है लेखक है अल बरूनी। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये स्टार्ट किया गया था आपका 1931 में। ये सन याद रखना, कुछ कुछ सन अभी आपको और आएंगे। इतिहास में सबसे ज़्यादा सन पूछे जाते हैं, तो सन याद रखना। गोलमेज सम्मेलन दूसरे नंबर का हुआ था 1931 में लंदन में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी। तो बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बाबर था, याद रखिएगा। मैसूर महल डैश का निवास स्थान था। मैसूर महल इनमें से किस वंश का निवास स्थान था। तो मैसूर महल जो था उसमें रहते थे आपके वाडियार वंश, वाडियारो वंश का जो है निवास स्थान था मैसूर महल। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है। तो पट्टचित्र कला शैली जो है, यहाँ पर आपको जो भगवानों के नाम दिए गए उनमें से भगवान श्री जगन्नाथ जी को समर्पित है पट्टचित्र कला शैली। भगवान श्री जगन्नाथ, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी। तो लंदन में विलियम हट कर्जन, लॉर्ड कर्जन की जो हत्या की थी वो की थी आपकी मदन लाल ढींगरा ने। किसने की थी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है आपको, मदन लाल ढींगरा, इन्होंने हत्या की थी कर्जन की। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वीर सुरेंद्र साई ये स्वतंत्रता सेनानी थे और ये उड़ीसा राज्य के हैं। उड़ीसा राज्य से जो भी ये जानता होगा, उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी 1932 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1932 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में आपका सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ एक बौद्ध स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहां पर है। तो श्री हरमंदिर साहिब ये आपका पड़ता है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर डी अमृतसर में है श्री हरमंदिर साहिब। दोस्तों, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और टोटल हमने जीके के 10,000 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ बना ली गई है और ये व्हाट्सएप पर मिलेगी। और ये 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन ये पीडीएफ स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को 99 रुपए में मिलेगी। सिर्फ 99 रुपए में 10,000 जीके के एमसीक्यू व्हाट्सएप पर मिलेंगे। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना। स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को 99 रुपए में ये पीडीएफ दी जाएगी। तो जिसको भी ये 10,000 क्वेश्चन चाहिए जीके के, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। पूरे वीडियो भर आपको ये नंबर शो होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसने कराया था, नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था। तो 1947 की बात हो रही है। हैदराबाद में जो निजाम थे 1947 में वो थे उस्मान अली। ऑप्शन नंबर ए उस्मान अली राइट आंसर है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित थी। तो कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था आपका अमुक्त माल्यद। ये राजकीय विषय वस्तु से संबंधित पुस्तक थी।
तो अमुक्त माल्य दे दिया जाए, किसने लिखी? तो कृष्णदेव राय, या रखना ऑप्शन नंबर ए। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फैलाने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम था भीखाजी कामा, ऑप्शन नंबर डी, भीखाजी कामा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ था? पिष्टक क्या था? वास्तुकला से संबंधित बताना है आपको। तो पिष्टक जो था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये था आपका लंबा प्रवेश द्वार। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में जो लंबा प्रवेश द्वार होता था उसको पिष्टक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप लिया था? तो भगवान विष्णु जी के द्वारा पुराणों में कहा गया है कि उन्होंने एक वराह का अवतार लिया था। ऑप्शन नंबर बी, वराह अवतार लिया था पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए। निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो मुगलों के ऊपर लिखी गई है, मुगलों की महानता बताई गई है उसमें। पुस्तक का नाम है चार चमन, और ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये लिखी गई थी आपकी चंद्रभान ब्राह्मण जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ई, चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी चार चमन नामक पुस्तक, और इसमें मुगलों की जो है महानता का उल्लेख किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्मस्थल एक वन था जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल एक वन था, उसको जाना जाता है लुम्बिनी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। अमीरों को 40 के समूह में व्यवस्थित किया था जिसको कहा जाता था तुर्कान ए चहलगानी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश राइट आंसर है। निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कुल मिला के असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका शौकत अली ने। ऑप्शन नंबर डी, शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महात्मा गांधी जी को समझाने में। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी 1875 की बात है। ऑप्शन नंबर बी, 1875 राइट आंसर है। निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको श्रेय जाता है इंडियन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन एसोसिएशन की नींव रखने का। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया गया इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1876। ऑप्शन नंबर ए 1876 राइट आंसर है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो महासचिव थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एन जी रंगा। इनका नाम सुना होगा आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन जी रंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? तो वंदे मातरम गीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था 1765 ईस्वी की बात है। ऑप्शन नंबर सी, 1765 ईस्वी राइट आंसर है। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका रही थी? तो स्वराज पार्टी जो बनी थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की मुख्य भूमिका रही थी। ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र
के नाम से भी जाना जाता है, डैश धर्म की स्थापना की थी। तो महावीर जी ने किस धर्म की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जैन धर्म राइट आंसर है। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। तो रामायण के अनुसार रत्नाकर जो नाम दिया गया था ये था वाल्मीकि जी का दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि जी का दूसरा नाम था रत्नाकर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो चंद्रगुप्त ने जो है नंद वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और नंदों को पराजित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित कर दिया। अलीवर्दी खां डैश का नवाब था। तो अलीवर्दी खां ये आपका बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो अकबर ने किसके प्रशासन की कॉपी करी? अकबर ने, यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? अकबर के द्वारा किसके प्रशासन की कॉपी की गई? राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के प्रशासन की। ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्यभूति जी ये वर्धन वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी, वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति जी। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? तो वैशेषिक दर्शन के लिए जाने जाते हैं आपके कणाद। ऑप्शन नंबर बी, कणाद जी इन्होंने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो जापान ने भारत पर जो हमला किया था वो क्या था? 1944 में, और इम्फाल की लड़ाई हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी, इम्फाल की लड़ाई, और 1944 का वो समय था। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर नाम की जो उपाधि ली थी ये औरंगजेब ने ली थी। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने आलमगीर नामक उपाधि धारण की थी। किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो सरकी वंश का शासन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सरकी वंश, ये जौनपुर से संबंधित है। जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां पर है? तो अतरंजी खेड़ा ये एक पुरातात्विक स्थल है और ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश यूपी में। ऑप्शन नंबर डी यूपी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महिला रेजिमेंट भी स्थापित की थी भारतीय राष्ट्रीय सेना में, उसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी रेजिमेंट राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो भगवान बुद्ध जी ने 4 महान सत्य पर अपना पहला जो उपदेश दिया था यह दिया था आपका सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, इस प्रश्न के लिए। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम सुना होगा, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता या कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर विलियम जोन्स ने जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1784 वो समय था। बिल्कुल याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1784। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? तो संथाल विद्रोह के एक नेता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा सिद्धू मांझी। ये संथाल विद्रोह के एक नेता थे। ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह के लिए सिद्धू मांझी याद रखिएगा। निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था 1877 में। उनका नाम था, उनका नाम बिल्कुल याद रखो, अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रहेगा अलेक्जेंडर कलिंगम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? तो भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी आपकी बोध गया में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए,
बोध गया प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले जो महानिदेशक थे वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी पुस्तक ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सिख गुरु ने तरण तारण साहिब की स्थापना की थी? तरण तारण साहिब की स्थापना, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जन देव जी ने तरण तारण साहिब की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजा बनने के कितने समय बाद पूछा गया है, तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध छेड़ा था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 8 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में एक बौद्ध संगति हुई थी, उसका आयोजन किया गया था। तो अशोक के समय कौन से नंबर की बौद्ध संगति हुई थी? तो याद रखिएगा अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कि कौन से नंबर की? तो अशोक के समय तीसरे नंबर की बौद्ध संगति हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, रट लेना, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद या भटिंडा, जो भटिंडा है, पर आक्रमण किया था और एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था किसका? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया था भटिंडा पर, वो एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था, वो संबंधित था पृथ्वीराज चौहान जी से। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान जी और मोहम्मद गौरी की लड़ाई आप सभी को याद होगी, पता होगा, सुना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो थी तराइन का युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। निम्नलिखित में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी? तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक, तो तबकात ए नासिरी नामक जो पुस्तक है ये लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने। किसने लिखी थी? मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी। निम्न में से अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने और समझने वाले सबसे पहले विद्वान थे आपके जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा और समझा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो रजिया सुल्तान के बारे में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कहा गया था किसने लिखा था? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रजिया सुल्तान के बारे में लिखा था मिनहाज ए सिराज ने ही। किसने? मिनहाज ए सिराज ने कहा था कि रजिया सुल्तान अपने जितने भी भाई हैं ना उसमें अधिक सक्षम भी है और योग्य भी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा जारी किया था किसने? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने महजरनामा जारी किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1579 में। निम्न में से कौन सा स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है? गुजरात में, तो गुजरात में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रानी की वाव। ऑप्शन नंबर बी, रानी की वाव, ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक डैश का शासक था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ये था आपका सातवाहन वंश का शासक। ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो भारत कोकिला की जो उपाधि दी गई थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सरोजिनी नायडू जी को महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू जी राइट आंसर है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और यह कब खत्म हुई थी? तो 10 मई 1857 को विद्रोह स्टार्ट हुआ था और ये खत्म हुआ था कहां पर? ये हुआ था आपका ग्वालियर में और समय था 20 जून 1858।
20 जून 1858 को ग्वालियर में ये समाप्त हुआ था विद्रोह। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और साथ ही साथ राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन नंबर डी, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? यह कृषि विभाग की देखभाल के लिए था। तो दीवान ए अमीर कोही इसकी जो है स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था भारत पर। पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? तो पैगंबर मोहम्मद जी ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो भाषण हुआ था शिकागो में, उसका सन था आपका 1893 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश ये जो हैं ये किस राजवंश के शासक थे? यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव ये किस वंश से संबंधित हैं? तो ये सभी गहड़वाल वंश से संबंधित शासक हैं। कौन सा वंश था? गहड़वाल वंश। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय का जो है पुनर्जीवित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी धर्मपाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो गवर्नर था ये था आपका पंजाब का गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र मामला जो हुआ था यह हुआ था आपका 1925 में काकोरी षड्यंत्र मामला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अकबरनामा के लेखक इनमें से कौन है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? तो युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का जो उपयोग किया गया था यह किया गया था आपका, यहां पर जो वंश दिए गए हैं मगध वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, मगध वंश ने हाथियों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया था युद्ध के लिए। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो पुरुष सूक्त जो है ये आपका ऋग्वेद का सूक्त है, ऋग्वेद का मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद से संबंधित पुरुष सूक्त। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? यहां पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है कि 1793 में कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता लागू की गई। तो ये पहला जो कथन है यही सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है ये सही है। आपसे पूछा जाए कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता कब लागू की गई थी? 1793 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ममलुक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ममलुक राजवंश की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी कब नहीं, किसके द्वारा हुई थी? तो ममलुक राजवंश की स्थापना जो की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? तो अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध जो युद्ध लड़ा था ये लड़ा गया था पुर्तगालियों के खिलाफ। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ था स्वाली का युद्ध 1612 में। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो सबसे युवा व्यक्ति जो कि 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी राइट आंसर है। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है इसको किसने लिखा था? तो तुजुक ए बाबरी
इसको लिखने का श्रेय जाता है बाबर को ही। बाबर ने खुद ही लिखी थी तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो हमीदा बानो मरियम मकानी ये जो थी ये आपकी हुमायूं की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी आपकी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1336 ईस्वी राइट आंसर है। निम्न में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई थी? तो पद्मपाणि बोधिसत्व नामक जो पेंटिंग है यह है अजंता की गुफा नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुफा नंबर 1 में है पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग। जब इब्ने बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो जब इब्ने बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मोहम्मद बिन तुगलक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया था? तो वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर 1 कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस कोड तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1793 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित कर दिया और वो युद्ध था आपका चिन्हट का युद्ध। चिन्हट का युद्ध ऑप्शन नंबर यहां पर डी, चिन्हट का युद्ध राइट आंसर है। डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था? तो भिक्षुणी के रूप में चुना गया था बुद्ध की पालक माता थी। गौतमी जी जो थी ये बुद्ध की पालक माता थी, याद रखना। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को और किस नाम से जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप जलाशय को पोंग बांध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पोंग बांध राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपका एक लाइक हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने पर मोटिवेट करता है। तो ज़रूर आप सभी प्यारे बच्चे सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, आगे भी हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे, है ना। दाचीगाम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दाचीगाम अभ्यारण्य जो है आपका ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा दाचीगाम अभ्यारण्य के लिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, पश्चिम बंगाल से भी। असम से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी असम से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप एक साथ हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है लगभग उसमें 572 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 572 द्वीप राइट आंसर है प्रश्न के लिए। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के किस जगह में पाए जाते हैं? तो विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी जो है, एशियाई हाथियों की बात हो रही है, तो एशियाई हाथी पाए जाते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर ए नागरहोल टाइगर रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका पारुषणी नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पारुषणी नदी, रावी नदी जो है उसका वैदिक नाम है। डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर मतलब बॉर्डर नहीं है, तो बाघा बॉर्डर भी है, गड्डा सिंह वाला भी और अटारी भी। सीकर बॉर्डर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सीकर भारत पाकिस्तान का पारगमन बिंदु नहीं है। संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? तो संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों में याक पाए जाते हैं और ये लंबे लंबे इनके बाल होते हैं, वहां पर ये निवास करते हैं, याक, याद रखना। छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है। कौन सा वाटरफॉल है? तो छत्तीसगढ़ का चित्रकूट वाटरफॉल
इसको भारत के न्यागरा वाटरफॉल्स के रूप में जाना जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों, आपको जो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जीके के, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं और हमने 10,000 क्वेश्चन ऐसे इकट्ठे किए हैं और आप चाहो तो वो क्वेश्चन ले सकते हो। 10,000 क्वेश्चन, जीके के 10,000 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। यदि आप में से किसी को भी वो क्वेश्चन चाहिए तो व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 300 रुपये की PDF है, लेकिन 99 रुपये में आप सभी को मिल जाएगी PDF। मोबाइल पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर। जिसको भी संपर्क करना है, नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप चाहो तो कॉल करके संपर्क कर सकते हो, पूरे 10,000 क्वेश्चन ले सकते हो। किस भारतीय राज्य संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा है? तो सबसे छोटी तटरेखा जो है वो है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उससे पौंडीचेरी या पुडुचेरी की, और सबसे बड़ी है गुजरात की। ऑप्शन नंबर ए में गुजरात लिखा है ना, इसकी सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात की, याद रखना, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर इनमें से क्या स्थित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग स्थित है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो तुंगभद्रा जो नदी है इसका प्राचीन नाम था आपका पंपा। ऑप्शन नंबर बी पंपा तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? तो बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है प्लूटो को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है, बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो आपकी जो बलुआ पत्थर होती है वो होती है आपकी अवसादी चट्टान। अवसादी प्रकार की चट्टान होती है बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टानें। मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना खाई या मैरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये पानी में महासागर में सबसे गहरा खाई या गहरी गर्त है। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो जो मसाई जनजाति है ये आपकी केन्या की जनजाति है। ऑप्शन नंबर 1 केन्या की जनजाति है मसाई। लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लावणी लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है लावणी। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो पूरे भूपृष्ठ का लगभग 30% जो भाग है भूमि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी भूपर्पटी राइट आंसर है। गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग या अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है, कौन सी गैस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस अवरक्त तरंग विकिरण को अवशोषित करके दोबारा पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है। संसाधनों के वितरण के आधार पर वह किस रूप में वर्गीकृत हो सकते हैं? तो जो संसाधन होते हैं ये आपके सर्वव्यापक संसाधन के रूप में वर्गीकृत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सर्वव्यापक संसाधन। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो लद्दाख में पाए जाने वाला जो यूरेनियम है ये संभाव्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी संभाव्य संसाधन है यूरेनियम लद्दाख में जो पाया जा रहा है। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो सिक्किम जो लगता है नेपाल से टच है, भूटान से और चीन से। बांग्लादेश से सिक्किम टच नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो भारत का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जो कि अफीम का सर्वाधिक उत्पादक पड़ोसी देश से अफीम होती है। कहां पर? अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वो हैं आपके पर्णपाती वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वृक्ष राइट आंसर है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो जो संगमरमर होता है ये कायांतरित चट्टान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान है संगमरमर। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी से विकिरित जो ऊष्मा होती है उसके अवशोषण के लिए आवश्यक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। चीन सागर में आने वाले
उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है आपका टाइफून। ऑप्शन नंबर डी टाइफून राइट आंसर हो जाएगा। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद ये नेपाल के साथ है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी यहां पर जो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राजील में अमेजन नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील राइट आंसर हो जाएगा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी पश्चिमी घाट भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाला धातु है वो है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम राइट आंसर है। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड अत्यधिक हो उसको आपका पैडल फर मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैडल फर मृदा। इसमें एल्यूमिनियम ज्यादा होगा और आयरन ऑक्साइड ज्यादा होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो आता है ये आपका वलित पर्वत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वत कहलाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य है? तो डोलड्रम दबाव क्षेत्र जो है ये आपका 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में है डोलड्रम दबाव क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थान को जोड़ा जाता है? तो समान वर्षा स्तर वाले जो स्थान है उसको समवर्षा रेखाओं के द्वारा जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी समवर्षा रेखा के द्वारा जोड़ा जाएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो जो कोंकण तट है ये आपका दमन से लेकर गोवा तक, कहां से कहां तक? दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सिंचाई जो है सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो सिंधु नदी का केवल और केवल 20% जल हम उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो चीन की सीमा रेखा जो सबसे लंबी है ये आपके मंगोलिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कैसे होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी वो उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उपसौर कहा जाता है सूर्य से न्यूनतम दूरी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो जो इंदिरा पॉइंट है उसको कहा जाता है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं राइट आंसर है। वेद या वेदा है, माफ कीजिएगा, वेद नहीं, वेदा VEDDA वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो वेदा जो है ये आपकी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की एक प्रसिद्ध जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी। किशनगंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है। तो किशनगंगा परियोजना जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद का कारण है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी भारत और पाकिस्तान राइट आंसर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो खंड होता है उसको गौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी गौर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जो फेमस था वो भारतीय क्षेत्र था आपका ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह राइट आंसर है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब
तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो चीन से लगती है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड की सीमा। ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड जो है ये चीन से टच है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाएगी? तो हम यहां पर तापमान देखेंगे, आर्द्रता, वर्षा, वायु, इन सबको नापेंगे, देखेंगे, वो उस जगह की क्या कहलाएगी? तो उस जगह का मौसम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उस जगह का मौसम। ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा कीनिया से गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती, इंडोनेशिया से भी गुजरती है और ब्राज़ील से भी गुजरती है। हमारे देश के बहुत नीचे से गुजरती है। तो ये जो देश हैं ब्राज़ील, इंडोनेशिया और कीनिया, ये बहुत नीचे है, भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं, मैक्सिको से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से किस प्रदेशादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश से टच नहीं होती। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से देखो, असम लगता है, नागालैंड भी लगता है और भूटान भी लगता है। असम, नागालैंड और भूटान भी लगता है। मणिपुर जो है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो नेपाल जो है लगभग आपका 1,47,181, कितना? 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती? तो जो मकर रेखा है ये आपकी फिलीपींस से होकर नहीं जाती और दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से होकर मकर रेखा जाती है। निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोच्चि का जुड़वा शहर, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो जो म्यांमार है ये टच होता है 5 देशों से। म्यांमार हमसे भी टच होता है और हमारे अलावा 4 अन्य देशों से भी टच होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 देशों से टच होता है म्यांमार। पिडरू टागाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट पेड्रो या पिडरू टागाला ये जो है आपका श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से दक्षिण से उत्तर बहती है बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, यांगून वहां का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है आपका ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये कारखाना डाला था रेल इंजन बनाने वाला। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो सबसे अधिक झुका हुआ जो घूर्णन करती है वो ग्रह है आपका अरुण। ऑप्शन नंबर ए, अरुण जो है सबसे अधिक झुका हुआ घूर्णन करता है। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तो याद रखना तटीय क्षेत्रों के निकट इनमें से क्या है? तो समुद्र समीर चलती है तटीय क्षेत्र के निकट। समुद्र के पास कौन सी समीर चलेगी? समुद्र समीर। उसके कारण क्या होगा कि दिन के समय का भूमि का तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर बसा हुआ है? तो पोटोमैक नदी के घाट पर बसा हुआ है वॉशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंगटन डीसी ये पोटोमैक नदी के घाट पर बसा हुआ है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो याद रखना यूराल पर्वत श्रृंखला ये यूरोप और एशिया को अलग करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर
सी यूराल पर्वत श्रृंखला राइट आंसर है। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है आपकी ये भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट जो है ये आपका चेन्नई का है। ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई का विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो पड़ता है राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल के लिए ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर ये नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नुब्रा घाटी राइट आंसर है। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अफ्रीका के जो घास के मैदान है उसको वेल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वेल्स दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान है। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई? तो हरित क्रांति जो स्टार्ट हुई ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुई। ऑप्शन नंबर डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। श्रेणी एक में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी एक में टोटल 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, मिनी रत्न कंपनियां 59 श्रेणी 1 में। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत ये आपका होता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर 21 जून राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चिनूक हवाएं, इसको बर्फ भक्षक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चिनूक हवाओं को बर्फ भक्षक भी कहा जाता है। प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्थल डमरू मध्य क्या है? तो एक स्थल डमरू मध्य जो होता है ये आपका दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक सक्रिय पट्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी। भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का अंतर बताइए। तो भारत मानक समय और ग्रीनविच माध्य मानक समय के बीच में समय का अंतर है आपका 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 5 घंटा 30 मिनट राइट आंसर है। श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां आती हैं? तो श्रेणी 2 में टोटल आपकी जो मिनी रत्न कंपनियां हैं वो हैं आपकी 15 मिनी रत्न कंपनियां। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 15 मिनी रत्न कंपनियां आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या हैं? तो क्षितिज के समान पृथ्वी को घेराव करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं उसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये तीनों अफ्रीका से गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का 0 मील केंद्र राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नागपुर। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर भारत का 0 मील केंद्र है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास ये जो था ये आपका ऑप्शन नंबर बी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी CPSE मतलब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? तो टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या 17। ऑप्शन नंबर बी 17 राइट आंसर हो जाएगा। हिमोड या मोराइन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है?
तो हिमोड़ जो होता है ये हिमनद के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए, हिमनद के कारण हिमोड़ मृदा अपर्दन होता है, ऑप्शन नंबर ए। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो भारत का अंतर्देशीय जल निकास जो है ये लूनी नदी का है, ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहां पर आपको रेखाएं दी गई हैं और डिग्री दिया गया है और उत्तर दक्षिण दिया गया है। तो यहां पर आपके जो दिए गए हैं उसमें से दक्षिण में मकर रेखा सही है, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा आपका ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो खारापन है वो आपका होता है मृत सागर का, डेड सी का सबसे अधिक खारापन है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली जो है आपकी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन तथा रात चक्र किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो होता है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण राइट आंसर है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है ये होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, लैगून बनता है या ज्वालामुखी झील बनती है। ए और सी में से कोई एक आंसर सही है, लैगून या ज्वालामुखी झील। क्या आंसर सही होगा कमेंट करके बताओ। आप में से जिसको जीके के पूरे क्वेश्चन चाहिए 10,000, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया 10,000 क्वेश्चन है, यदि जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।